हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को जोर दे रहे होंगे। फिलहाल आज है 10 फरवरी और आज मैं डिस्कस करूंगा पिछले 3 दिनों के फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली आरबीआई इम्पोजेज ₹10 लाख पेनल्टी ऑन विच बैंक। हाल ही में आरबीआई ने एक बैंक पे 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। केरला बेस्ड बैंक है ये। पेनल्टी इसलिए लगाई गई है कि आपको पता ही होगा कि समय समय पे आरबीआई सर्कुलर्स निकालता है, कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, उसके लिए आरबीआई गाइडलाइंस निकालता है। उन गाइडलाइंस और उन सर्कुलर्स को फॉलो ना करने की वजह से पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पे 10 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। जैसे कि मैंने बताया केरला बेस्ड बैंक है ये, जिसकी स्थापना की बात करें तो 26 अप्रैल 1993 में हुई थी। आप देख सकते हैं ये 26 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 15 करोड़ रुपये थी और पेडअप कैपिटल 13 करोड़ 87 लाख रुपए थी। ये क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है या पेडअप कैपिटल क्या होता है? सीधे शब्दों में बात करते हैं। अगर आपने कोई कंपनी या कोई बैंक शुरू करने के बारे में सोचा तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। आपने डिसाइड किया कि मैं शेयर इशू करूँगा, शेयर इशू करके मार्केट से पैसे उठाऊँगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कंपनी शुरू कर रहे हैं, शेयर इशू करेंगे, लोग खरीदेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपके पास में आएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसकी मंजूरी लेंगे, आप परमिशन लेंगे कि मैं इतने शेयर इशू करना चाहता हूँ या इतनी इन्वेस्टमेंट मुझे मार्केट से उठानी है, तो क्या मैं उठा सकता हूँ कि नहीं। मान लेते हैं आपको आरबीआई ने परमिशन दे भी दी। परमिशन कितने की दी है? आरबीआई ने कहा है कि आप 10 लाख रुपए मार्केट से उठा सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 10 लाख रुपए आप मार्केट से उठा सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया? आपने 1 लाख शेयर इशू करने के बारे में सोच लिया। आपने डिसाइड किया कि आप 1 लाख शेयर इशू करेंगे और प्रत्येक शेयर की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए, यानी कितने हो गए? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का आपको परमिशन मिला था, आपने 10 लाख रुपए इशू करने के बारे में सोच लिया, यानी कि आपने 1 लाख शेयर इशू करना चाहे मतलब करने की कोशिश की और आपने प्रत्येक शेयर का जो कीमत है वो 10 रुपये रखा। इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि आपको परमिशन मिली थी 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लेने की और आपने डिसाइड किया कि आप लाख रुपए के शेयर इशू करेंगे और हर एक शेयर की कीमत होगी 10 रुपये। तो यानी कि 10 लाख रुपए आप ले सकते हो मार्केट से। चलो, आपने डिसाइड किया है, अभी लिया नहीं है। जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट लेनी है, इतने शेयर इशू करनी है मुझे, उस कैपिटल को बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। चलो, ये तो हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। पेडअप कैपिटल क्या है? अब आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार 6 लाख में मेरा काम हो जाना है, 10 लाख की तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, और अगर पड़ी भी तो इन फ्यूचर अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए मैं 4 लाख रुपए और मार्केट से उठा लूँगा। तो डिसीजन आपने लिया था कि मैं 1 लाख शेयर इशू करूँगा, 10 रुपये पर शेयर का जो कीमत होगा। लेकिन बाद में आप क्या करते हो? आपने सिर्फ 60,000 जो है शेयर इशू किए लोगों ने अप्लाई किया, आपने सिर्फ 60,000 शेयर इशू किए, यानी कि आपने सिर्फ 6 लाख रुपए मार्केट से उठाए हैं। ठीक है, ओनली 6 लाख 10 लाख का आपने टारगेट किया था कि 10 लाख मैं ले सकता हूं, परमिशन भी आपको मिली थी, लेकिन बाद में आप अपना डिसीजन चेंज करते हो और आप सोचते हो कि अभी फिलहाल 6 लाख ही लेते हैं, 6 लाख से मेरा काम चल जाएगा और बाद में जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बाकी के 4 लाख या यूं कहें कि जो 40,000 शेयर होंगे उनको मैं इशू कर दूंगा और पैसे ले लूंगा। तो शेयर इशू कितने किए आपने? 6 लाख। इसको बोलते हैं पेडअप कैपिटल। ठीक है, ये शुरू में ही डिसाइड हो जाता है। पेडअप कैपिटल का तो चलो आप डिसीजन लोगे, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल शुरू में ही डिसाइड हो जाता है कि आप कितना इशू कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। करना चाहते हो तो आपको फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की। तो ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि जब भी आप कोई कंपनी बनाते हो या बैंक बनाते हो तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे आरबीआई से जितना आप अप्रूवल लेते हो उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन बाद में चल के आप जितने इशू करते हो उसको हम बोलते हैं पेडअप कैपिटल। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इसमें आप बहुत इजीली चेंजेस कर सकते हो, लेकिन इसमें चेंजेस करने के लिए, यानी कि यूं कहें कि ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंजेस करने के लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं अब इसको और इंक्रीज़ करना चाहता हूं या डिक्रीज़ करना चाहता हूं, जो भी है। ठीक है, तो अगर मैं पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो केरला बेस्ड बैंक है ये, जिसका स्थापना हुआ था 26 अप्रैल 1993 को। इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करें तो 15 करोड़ रुपये है और पेडअप कैपिटल की बात करें तो 13 करोड़ 87 लाख रुपए हैं इसके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड श्रीराम श्रीनिवासन एज हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग। किस बैंक ने हाल ही में श्रीराम श्रीनिवासन को अपने डिजिटल बैंकिंग का हेड बनाया है, प्रमुख बनाया है? तो उस बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए श्रीराम श्रीनिवासन जी को अपना हेड बनाया है।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 फरवरी 2017 को और इसकी टैगलाइन है वी बिलीव इन योर बिलीफ, हम आपके विश्वास में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब अगर श्रीराम श्रीनिवासन जी की बात करें तो इनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 26 साल का एक्सपीरियंस है इनको अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो 26 ईयर्स का एक लंबा इनको एक्सपीरियंस है और इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में काम किए हैं। उस कंट्रीज़ में जापान शामिल है, सिंगापुर शामिल है, ठीक है, हांगकांग शामिल है, वियतनाम शामिल है, ठीक है। इसी तरह कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्होंने काम कर रखा है। 26 साल का एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनको कहा जाएगा इनके पास है। तो देखो अभी क्या है कि हर बैंक ना डिजिटल बैंकिंग में भी अपने हाथ आजमा रहा है, डिजिटल बैंकिंग से भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और कस्टमर के लिए भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि डिजिटल बैंकिंग के थ्रू आप 24 आवर्स जो है बैंक से जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको ब्रांच में फिजिकल जाके विजिट नहीं करने की ज़रूरत है, आप अपने घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। जितनी लेन देन आप कर सकते हैं बैंक में जाकर उतना ही लेन देन आप डिजिटल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा सेफ भी होता है, तो इसलिए जितने भी बैंक हैं अब डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा ही कि बजट में भी इसकी बात की गई है, डिजिटल बैंकिंग पे काफ़ी जोर दिया गया है और 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग की स्थापना करने की बात की गई है जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी द्वारा। चलो अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं? देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, सब कुछ इनका जो कार्यप्रणाली होता है, काम करने का जो तरीका होता है बिल्कुल बैंक की तरह होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको बैंक से बिल्कुल अलग करती हैं। क्या चीज़ें हैं? देखो जब भी कोई बैंक बनता है तो उस बैंक को बनाने के लिए हम बैंकिंग अधिनियम के थ्रू उसको बनाते हैं। मतलब नियम कानून क्या होंगे, वो बैंकिंग अधिनियम 1949 है उसके थ्रू बनाते हैं कि कैसे बनेगा, क्या क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाते हैं ना तो इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिनियम के तहत बनाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिनियम तहत बनाते हैं 2013। ये जो इसकी नीति लागू होती है वो कंपनी एक्ट 2013 लागू होती है। तो पहला डिफरेंस तो हो गया ये कि जब भी हम किसी बैंक का निर्माण करते हैं, किसी कॉमर्शियल बैंक का, तो हम उसको बनाते हैं बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत। लेकिन जब भी हम किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाते हैं तो वो बनता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत और वो उस पर जो है जो नियम कानून लागू होते हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के लागू होते हैं। ठीक है, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन कौन सकता है? आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उसको एक 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? उसको एक 10 ईयर्स लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब मार्केट में काम करने का। कोई भी एनबीएफसी, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कोई भी लोकल एरिया बैंक जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए अप्लाई कर सकती है आरबीआई के पास। डिसीजन उनके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है कि वो आपको लाइसेंस देती है कि नहीं देती है, लेकिन आप एलिजिबल हो। अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि आप इस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाओ, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं मार्केट में जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती हैं 40,000 50,000 के, तो अगर उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो 100 CR होना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आप रखते हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें ना कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे ये तो बता दिया कि ये चीज़ें बैंक और इसमें डिफरेंस होती है, लेकिन कंडीशन भी होती हैं। कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये है कि ये कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकती हैं। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? आप लोगों ने आईसीआईसीआई का नाम सुना होगा, एचडीएफसी का नाम सुना होगा। एचडीएफसी की कितनी कंपनियां हैं? बहुत कंपनियां हैं। एचडीएफसी की बात करें तो एक तो हो गया एचडीएफसी लिमिटेड, ठीक है, एक हो गया एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आ गया एचडीएफसी लाइफ, उसके आगे बाद आ गया एचडीएफसी सेल्स, उसके बाद आ गया एचडीएफसी एर्गो। बहुत सारी कंपनियां। आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी है। तो ये क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। जैसे एचडीएफसी लिमिटेड बनी, सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड आई थी, उसने डिसीजन लिया कि मैं एचडीएफसी बैंक बनाऊंगा। एचडीएफसी बैंक के बाद उसने डिसीजन लिया कि एचडीएफसी लाइफ बनाऊंगा, फिर सेल्स बनाऊंगा, तो वो सब्सिडरी कंपनी बनाते जा रही है। लेकिन किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को सब्सिडरी बनाने का हक नहीं दिया गया है, यानी कि ये अपने बैंक के अलावा किसी भी और कंपनी या बैंक की स्थापना नहीं कर सकती। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? इनके जो नियम कानून है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी ये बनेंगी तो पहले 3 साल, कब?
पहले 3 साल जो है इनकी 25% ब्रांचेस कहाँ पे होंगी, रूरल एरियाज़ में होंगी जहाँ पे बैंकिंग नहीं है। ये कंडीशन है कि अगर आप आते हो मार्केट में काम करते हो या हम आपको लाइसेंस देते हैं, आरबीआई कहता है कि अगर हम आपको लाइसेंस देते हैं तो पहले 3 साल आपको 25% ब्रांचेस जो हैं वो रूरल एरियाज़ में रखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो हम आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये दूसरी कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन इसमें ये है कि आप मैक्सिमम 25 लाख तक का ही लोन दे सकते हैं, 25 लाख से ज़्यादा लोन आप नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपकी जो कैपिंग है, मैक्सिमम कैपिंग है वो 25 लाख ही रखी गई है, 25 लाख से ऊपर आप लोन नहीं दे सकते हो। लेकिन बाकी सारे बैंकों में जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या बहुत सारे बैंक काम कर रहे हैं उनमें ये कैपिंग नहीं रखी गई है, वो कितना भी दे सकते हैं, करोड़ 2 करोड़ भी दे सकते हैं। लेकिन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि 25 लाख से ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ लिए कि मिनिमम पेड अप कैपिटल आपका 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई सब्सिडरी नहीं बना सकते हैं, आपको काम भी करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का मार्केट में, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले गए। अब ये मत कह देना कि सर मैंने भी अपने दोस्त को उधार दिया था, पिछले 10 सालों से उधार दिए जा रहा हूँ, वो रिटर्न करता है तो मैं भी क्या जाके बना सकता हूँ। नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आपने एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बना के काम किया हो, ठीक है, वो हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आपकी 25% ब्रांचेस कहाँ होनी चाहिए, रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए शुरुआत के 3 सालों में। शुरुआत के 3 सालों में आपको अपनी 25% ब्रांचेस जो हैं वो रूरल एरियाज़ में खोलनी पड़ेंगी। एंड द लास्ट वन कि 25 लाख से ज़्यादा आप लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो ये हमने बात किया कि किस बैंक ने श्रीराम श्रीनिवासन जी को अपना हेड बनाया है डिजिटल बैंकिंग का, तो उनका उस बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है 26 साल का, और उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहता है, कैपिटलाइज करना चाहता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में काम कर रखा है, जापान, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, वियतनाम, इंडिया, अब तो इंडिया में भी काम कर रहे हैं ये। और अगर मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूँ तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 फरवरी 2017 को, और इसकी टैगलाइन है वी बिलीव इन योर बिलीफ, हम आपके विश्वास में विश्वास रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच बैंक्स रिस्ट्रिक्शंस एक्सटेंडेड अगेन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स बाय आरबीआई। मैं क्लास ले रहा हूं और किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और फिर से एक बार मैं एक कोऑपरेटिव बैंक की बात करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक के रिस्ट्रिक्शंस को फिर से अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो वो उस बैंक का नाम है मिलात कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है ये। इस बैंक को सबसे पहले 1 मई, इस बैंक को सबसे पहले 10 मई 2019 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। किन चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जो भी ट्रांजैक्शन ये करते हैं, जो भी दिन का काम होता है, उन सब चीज़ों से रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई थी। उन सब चीज़ों में आप डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, आप एडवांस नहीं दे सकते हैं, जो भी रेगुलर आपके काम होते हैं वो आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें भी बहुत सारी कमियां पाई गई थी। कमियां क्या थी, कमियां ये थी, ऐसा माना गया था कि ये अपने फंड का डाइवर्जन कर रहे हैं। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक क्राइटेरिया बनता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, लेकिन ये उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे थे। आपको जो पैसे डिपॉजिटर्स के थ्रू मिल रहे हैं, आप उन पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं किसी और तरीके से उसका मतलब कह रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं, जो कि जो आरबीआई का सर्कुलर है उस सर्कुलर पे फिट नहीं बैठ रहा था। तो इस बैंक को सबसे पहले 10 मई 2019 को किया गया, अपने काम करने से रोक दिया गया, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भैया आप अभी फिलहाल काम नहीं कर सकते हो। काम क्यों नहीं कर सकते हो, काम ना करने में क्या है, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। डिपॉजिट के लिए आपको मना कर दिया गया, कस्टमर से डिपॉजिट नहीं लोगे आप, ठीक है। इसके अलावा आप नया कोई लोन नहीं दोगे मार्केट में, ठीक है। यही होता है जब रिस्ट्रिक्शन लगती है, तो यही होता है कि सबसे पहले तो डिपॉजिट क्लोज किया जाता है कि आप जितने कस्टमर से आपने पैसे ले लिए हैं वो तो चलो ले लिए हैं, लेकिन अब आप किसी नए कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, इसके अलावा लोन नहीं दे सकते हो। इसके अलावा आरबीआई ने जो कस्टमर्स थे उनको भी कहा कि आप 1000 से ज़्यादा इस बैंक से नहीं निकाल सकते हो जब तक हम अगला अनाउंसमेंट ना कर दें। यानी कस्टमर को ही बोल दिया गया कि भैया कि जितने पैसे हों आपके बैंक में उससे कोई फ़र्क नहीं है, आप 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते, 1000 रुपये से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। ये जब बैंक जब ये 2019 में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था तब ये कहा गया था। अब ये रिस्ट्रिक्शन जो है 2019 से लगातार चली आ रही है। फिलहाल आरबीआई ने फिर से अभी कहा है कि हम इस रिस्ट्रिक्शन को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, और 3 महीने के बाद हम देखेंगे, हम इसका लाइसेंस रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने के बाद हम देखेंगे, अगर सिचुएशन हमको लगती है कि इसको मार्केट में हम उतारें दोबारा तो ही हम उतारेंगे। और यकीन मानो, मेरा ऐसा मानना है कि कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल पोजीशन इनकी जो है बहुत गड़बड़ है कोऑपरेटिव बैंक की। एक बार ओवरव्यू करने की जरूरत है इसको आरबीआई के द्वारा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनका ना डाइवर्जन ऑफ फंड जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। जैसे डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब क्या है, आप किसी बंदे से पैसे ले रहे हैं और आप किसी
किसी चीज़ के नाम पे ले रहे हैं कि भाई इस पैसे को आपका सेफ रहेगा, मेरे पास रखो, आपको ब्याज भी दूंगा, लेकिन आप उस पैसे का कहीं और यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इसका इम्पैक्ट उस बैंक पे पड़ रहा है। कल को अगर डिपॉजिटर आ गया, अगर जैसे मान लो मेरे बैंक में किसी ने आया 10 लाख रुपए जमा कराया और कल को वो बोले कि भाई मेरे 10 लाख रुपए वापस दो, और मैं उसको ये बोलूँ कि जी 10 लाख रुपए तो नहीं है, 5 लाख ले लो, 5 लाख तो आपके लॉस हो गए, डूब गए, तो उस कस्टमर के ऊपर क्या गुजरेगी? उसने तो ये सोच कर जमा किया था ना कि मैं यहाँ पे पैसे भी मेरे सेफ रहेंगे, प्लस मेरे को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो कर देते हैं यहाँ पे। तो कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं जिनको ओवरव्यू करने की जरूरत है, और फिलहाल लगातार ही कोऑपरेटिव बैंक पे आरबीआई का डंडा चल रहा है। एक और डंडा मिलाद कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर चला है, कर्नाटका बैंक बेस्ड बैंक है ये फिलहाल, ठीक है। तो मैंने इसका बताया कि रिस्ट्रिक्शन 10 मई 2019 को पहली बार लगी थी और ये तब से चली आ रही है। फिलहाल 3 महीने के लिए इसके रिस्ट्रिक्शंस को और बढ़ाया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच पर्सन इज रिसेंटली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? किस व्यक्ति को हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया? तो उस शख्स का नाम है बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश जी को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है जम्मू कश्मीर बैंक का। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 को। 1 अक्टूबर 1938 को इस बैंक को बनाया गया था। कौन किसने बनाया था? उस समय के तत्कालीन जो राजा थे वहाँ पे हरि सिंह के द्वारा बनाया गया था इस बैंक को। और जब इस बैंक की शुरुआत की गई थी तो 5 लाख रुपए की पूंजी से शुरुआत की गई थी। कितनी पूंजी थी इसकी? 5 लाख रुपये पूंजी थी। हरि सिंह के द्वारा बनाया गया था। हरि सिंह ये वही शख्स हैं जिनको माना जाता है कि भारत पाकिस्तान के लिए जो भी लड़ाई आज हो रही हैं उसके लिए हरि सिंह जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखो है क्या कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई क्या है? जम्मू कश्मीर पे ज़्यादा है, और कश्मीर का जो विवाद उभरा था वो हरि सिंह को ही इसका रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कभी आप इस हिस्ट्री को पढ़ना। हरि सिंह ने पहले तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हरि सिंह ने अपने मतलब जो कश्मीर का एरिया था उसको इंडिया में मिलाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हम आज़ाद होकर काम करेंगे, ना तो हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं ना हम इंडिया में आना चाहते हैं। तो बाद में चल के सिचुएशंस ऐसी हुई कि कुछ जो कश्मीर का हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास चला गया, बाकी हिस्सा इंडिया के पास आ गया। और इंडिया का मानना है, और बिल्कुल सही भी है, कि वो हिस्सा हमेशा से भारत का था और भारत का ही होना चाहिए। तो उस जड़ का जो ये कहते हैं ना, विवाद का जड़ जो है वो हरि सिंह थे। फिलहाल इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना की थी 1 अक्टूबर 1938 को की थी। और जब इसको शुरुआत किया था इस बैंक को, तो इस बैंक की पूंजी 5 लाख रुपए थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है कि रिसेंटली आरबीआई हैज गिवन अप्रूवल टू विच बैंक फॉर कमेंसिंग इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम MTSS? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को MTSS के थ्रू इंटरनेशनल रेमिटेंस भेजने के लिए परमिशन दे दी है? MTSS क्या होता है? देखो, हर बैंक काम करती है, जो भी बैंक इंडिया में काम कर रही है सारी अथॉरिटी उसको नहीं दी जाती है। एक उसमें अथॉरिटी है, वो MTSS है। MTSS मतलब क्या होता है? आप अपने पैसे इंडिया से किसी दूसरे देश में भेज पाओ। मतलब इंडिया में आप हो, आपका कोई रिश्तेदार बैठा है अमेरिका में, ठीक है, अब उसको किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको पैसे भेजने हैं, उसने कहा भाई इतने US डॉलर मेरे को भेज दो। अब आप इंडिया से पैसे भेजना चाहते हो तो अब किसी का सहारा लेना पड़ेगा, बैंक के थ्रू ही भेजोगे। जो कई बैंकों को अथॉरिटी नहीं होती है ये पैसे जो हैं रेमिटेंस जो होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भेजने की, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ पंजाब ग्रामीण बैंक को, मैं पंजाब ग्रामीण बैंक में हूँ, तो पंजाब ग्रामीण बैंक को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पैसे जो है फॉरेन भेज पाए। तो ये MTSS के थ्रू एक अथॉरिटी लेनी पड़ती है आरबीआई के थ्रू, कि आपको परमिशन दे रहा है आरबीआई कि हाँ चलो ठीक है, आप इंटरनेशनल रेमिटेंस भी भेज सकते हो, अगर आप किसी कंट्री में पैसे भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। यही सेम चीज़ फिनो पेमेंट बैंक को भी नहीं था, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक को ये अप्रूवल दे दिया गया, ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई के थ्रू ये अप्रूवल दे दिया गया कि हाँ चलो भाई अब आप दूसरी कंट्री में पैसे भेज सकते हो। पैसे कैसे भेज जाते हैं? जैसे मान लो किसी ने आपसे $5,000 मांगे कि $5,000 मेरे को भेज दो। अब आपने क्या किया, अब ये $5,000 को, अब आप इंडिया में तो आपके पास डॉलर होंगे नहीं, आपके पास तो इंडियन रुपीज़ हैं, तो इस $5,000 को मैं मान लेता हूँ $1 की कीमत 75 रुपये है, तो कितने हो गए? ये हो गया आपका लगभग 3,75,000 रुपये हो गए, इतना ही होगा, 5×25 5×2 हाँ ठीक है, 3,75,000 रुपये आप उस बैंक इनमें डिपॉजिट करेंगे, जिस भी बैंक में भेजना है। ये अगर आपके पास पहले से है उस अकाउंट में पैसा इतना, तो आप 3,75,000 रुपये भेजेंगे और वहाँ पे जाके ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि $5,000 आपने उनको दे दिया। आपने भेजे यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में, लेकिन वहाँ पे आपका जो है कन्वर्ट हो गया डॉलर में। तो इस MTSS का जो स्कीम का जो फ़ायदा है वो फिनो पेमेंट बैंक को दे दिया गया है। फिलहाल फिनो पेमेंट बैंक की बात करते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2017 को।
हेड ऑफिस इसका मुंबई में है और टैगलाइन इसकी है कदर आपकी मेहनत की। इसका टैगलाइन क्या है? कदर आपकी मेहनत की। अब पेमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। पेमेंट बैंक भी बिल्कुल बैंक की तरफ तरह काम करता है, मतलब इसकी भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बैंक की तरह हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 1 लाख से ज़्यादा मतलब किसी एक कस्टमर से ये इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते एक कस्टमर से। दूसरा क्या है? क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये इनको क्रेडिट कार्ड इशू ना करने के लिए बोला गया है। ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं अपने बैंक का, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। तीसरा है क्या है? ये लोन नहीं दे सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था स्मॉल फाइनेंस बैंक में कि वो 25 लाख तक दे सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक का क्या है? दे ही नहीं सकते हैं, लोन नया नहीं दे सकते हैं। और चौथा क्या है? चौथा है कि ये किसी भी एनआरआई से डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। एनआरआई क्या होता है? जो बंदा भारत का हो लेकिन वो जाके विदेश में बस गया हो। इसका एक क्राइटेरिया होता है, पता नहीं शायद 6 महीने का है। 6 महीने से ज़्यादा अगर आप किसी देश में रहोगे तो आप एनआरआई बन जाओगे। आई एम नॉट श्योर 6 महीने है कि कितना है, लेकिन एक फिक्स टाइम है कि उस टाइम तक अगर आप इंडिया में नहीं हो तो आप एनआरआई बन जाओगे। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन बन जाओगे कि आप भारत के तो हो लेकिन आप भारत में रहते नहीं हो। तो ये चीज़ें हैं जो एक पेमेंट बैंक को एक बैंक से अलग करती हैं। फिलहाल भारत में कितने पेमेंट बैंक हैं? 7 पेमेंट बैंक हैं। कितना है? 7 पेमेंट बैंक है। इसमें चीज़ें क्या है? पहला है कि 1 लाख से ज़्यादा आप किसी एक कस्टमर से ले नहीं सकते हो एज एन डिपॉजिट्स। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आप इशू कर नहीं सकते हो, आप लोन दे नहीं सकते हो, आप एनआरआई से भी डिपॉजिट नहीं ले सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया कि 7 पेमेंट बैंक हैं और फिलहाल फिनो पेमेंट बैंक के लिए एक अच्छी बात यह है कि इनको एमटीएसएस के थ्रू इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस करने की अप्रूवल दे दी गई है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच बैंक हैज डिक्लेयर्ड अ लोन अकाउंट ऑफ यूटीएल हांगकांग लिमिटेड एज फ्रॉड फॉर डाइवर्जन ऑफ फंड्स। हाल ही में किस बैंक ने एक इंटरनेशनल कंपनी यूटीएल हांगकांग लिमिटेड को एक कह दिया है कि डिक्लेयर कर दिया है कि भैया इन्होंने हमारे पैसे का डाइवर्जन किया है, हमारे फंड का यूज़ किया है गलत तरीके से। गलत तरीके से जैसे क्या मतलब है? आप बैंक में गए, आपने कहा कि जी मेरे को ना बिजनेस लोन दे दो। क्या दे दो? बिजनेस लोन दे दो। क्या करना इन पैसों का? जी मेरे को ना अपने बिजनेस में लगाना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आप चल के मेरा बिजनेस का जगह देख लो। बैंक के ऑफिशियल जो हैं आपके बिजनेस को देखने जाती हैं, आप देखती हैं कि बड़ा अच्छा इसने स्टोरेज बना रखा है, इसने बहुत अच्छा सा। ठीक है, इसका सेटअप बहुत अच्छा है, जो बिजनेस करने वाला है उसका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें देखती हैं, बैंक ने ठप्पा लगाते ले जाओ भैया 10 करोड़ रुपया। ठीक है, 10 करोड़ ले जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, और बस ब्याज दिए जाना टाइम पे, ईएमआई दिए जाना टाइम पे, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पता क्या चलता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद कि भैया बिजनेस लोन के नाम पे पैसे लिए थे और भैया गोवा में जाके ये छुट्टियां मना रहे हैं, मालदीव्स में चले गए। ट्रेंड चल रहा है आजकल मालदीव्स में चलने का, तो मालदीव्स में जाके वहाँ पे फोटो शूट चल रही है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये डाइवर्जन ऑफ फंड हो गया ना। लिया आपने किस चीज़ के नाम पे था? बिजनेस लोन के नाम पे। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो? गोवा में भैया छुट्टियां बिता रहे हो, वहाँ के समुद्र के किनारे बैठ के बियर पी रहे हो। ये डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं है तो क्या है? डाइवर्जन ऑफ फंड ही हुआ ना। बिजनेस लोन के नाम पे आप पैसे ले रहे हो और गोवा में छुट्टियां गुजार रहे हो, आपने किसी और का दिखा दिया स्टोरेज, आपने किसी और का सेटअप दिखा दिया, वो कह रहा है भैया ये तो मेरे नाम पे है, मैं तो इसके लिए लाइबल नहीं हूँ, आपने जिसको पैसे दिए थे उससे मांगो। तो इसको कहते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड। उसी तरह कंपनी है यूटीएल हांगकांग लिमिटेड, इस बैंक को इंडियन बैंक ने कुछ पैसे दिए थे एडवांस के तौर पे। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ यूटीएल हांगकांग लिमिटेड को। इसको ऑलरेडी बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। इसको आरबीआई ने जो कोर्ट होता है उसने बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंसीज के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी किसी कंपनी या बैंक को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोर्ट के तहत एक मुहर मिल जाती है, एक लीगल टैग मिल जाता है कि हाँ भैया इसके पास अब पैसे नहीं हैं और ये पैसे नहीं दे सकता है, उसको हम बैंकरप्ट बोलते हैं। जब तक कि मामला कोर्ट के बाहर हो या कोर्ट ने इसको टैगलाइन ना दिया हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट बोलते हैं, या इंसॉल्वेंसी कह सकते हैं। इंसॉल्वेंसी इसके ऊपर आ चुकी है, तो बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। इसी केस में अब इंडियन बैंक में आगे आया है और बोल रहा है मेरे भी पैसे डूब गए, मतलब हमने भी पैसे दे रखे थे, हमारे पैसे भी डूब गए, इन्होंने हमारे पैसे का डाइवर्जन किया है, उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया है जिस चीज़ के लिए हमने पैसे दिए थे। फिलहाल इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1907 में हुई थी, 15 अगस्त 1907 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी। फिलहाल इसके सीईओ जो हैं वो हैं शांतिलाल जैन जी।
इसके सीईओ कौन है? शांतिलाल जैन जी। और इसका स्लोगन है योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। इसका स्लोगन क्या है? योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। तो क्या इस पे क्यों क्या बोला गया इंडियन बैंक के द्वारा? इंडियन बैंक ने बोला है कि इसने हमारे फंड का डाइवर्जन किया है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोन है जहाँ पे आप डाइवर्जन नहीं कर सकते हो, जैसे होम लोन है। वैसे करने वाले तो कर ही लेते हैं। होम लोन में क्या होता है, जब आप घर लेते हो ना तो आपको ये पैसे नहीं दिए जाते हैं, ये पैसा डायरेक्टली सेलर के अकाउंट में आपको चेक बना के दिए जाते हैं बैंक के थ्रू। आपने एक एग्रीमेंट दिखाया कि इस एग्रीमेंट पे लिखा है कि 25 लाख का एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ है सेलर और कस्टमर के बीच में, जिसमें से 3 लाख मैंने अपना हिस्सा पे कर दिया है, जो बाकी जो भी 22 लाख रुपए हैं वो बैंक को देने हैं। बैंक ने सब कुछ वेरीफाई किया, सेलर का चेक लिया और सेलर के नाम से ही चेक बना दिया। कल को सेलर भी नहीं बोल सकता कि मेरे को पैसे नहीं मिले, क्योंकि चेक जो है उसी को हैंड ओवर किए जाएंगे रजिस्ट्री वाले दिन। कस्टमर के हाथ में पैसा आएगा ही नहीं, पहली बात तो आएगा चेक, और बैंक का जो एग्जीक्यूटिव होगा वो डायरेक्टली किसके हाथ में वो चेक देगा? सेलर के हाथ में। तो इस होम लोन में चांसेस कम हो जाते हैं फ्रॉड के, लेकिन फिर भी यार तुमको पता ही है फ्रॉड करने वाले तो फ्रॉड कर ही लेते हैं। तो फिलहाल ये रहा था छठा क्वेश्चन। इंडियन बैंक ने हांगकांग लिमिटेड यूटीएल कंपनी को डाइवर्जन ऑफ फंड के मामले में कह दिया है कि भैया इन्होंने हमारे पैसे का दुरुपयोग किया है, और वो पैसे लगभग डूबे हुए हैं। ये केस बैंकरप्सी के थ्रू अब सॉल्व होगा, और बैंकरप्सी के थ्रू सॉल्व होने का मतलब ये है कि अब इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ यूटीएल हांगकांग लिमिटेड की बैंकरप्सी के थ्रू बेची जाएगी, और जितने भी बैंक है वो अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। इंडियन बैंक की बात किया करूँ तो इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1907 को हुई थी। सीईओ है शांतिलाल जैन, और स्लोगन है यू ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज मूव टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT अगेंस्ट SL इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड IBC। किस बैंक ने कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत SL इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी मतलब मान लिया है कि इन्होंने हमें जो है डुबा दिया है, यानी हमारे पैसे डूब गए हैं और इन पे अब हमें IBC लगा देनी चाहिए। IBC इन द मतलब कि इस कंपनी को, अगर मैं बात करूँ SL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को मान लिया गया है कि ये कंपनी जो है डूब चुकी है, और अब इस पे IBC की जो धाराएं हैं वो लगा देनी चाहिए। तो ये स्टेट बैंक ने लगाया है। स्टेट बैंक ने कुछ पैसे दे रखे थे इस SL इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ फंड दे रखा था, लेकिन फिर SL इंफ्रास्ट्रक्चर डूब जाती है कंपनी, और अब स्टेट बैंक कहती है कि अब हम इसके ऊपर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत केस दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है तो उस पर कोर्ट केस चलता है। वो कोर्ट केस कहाँ होता है? वो होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चलता है। ठीक है, ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चलता है वो केस, नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता है। तो ये केस चलेगा, और इस केस चलने के बाद जिस दिन इनको बैंकरप्ट घोषित किया गया उस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IBC के थ्रू इन पे कार्रवाई करेगी और इनकी संपत्ति को जब्त करेगी। ठीक है, और इन संपत्ति को जब्त करके जितना भी इनका मतलब निकलेगा वहाँ से पैसा, वो पैसे से अपना भरपाई करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं SL इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक होल्डिंग कंपनी है। किसकी कंपनी है होल्डिंग कंपनी? सुभाष चंद्रा जी की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुभाष चंद्रा वही हैं जो जी न्यूज़ के कुछ पहले ओनर थे या कुछ थे। सुभाष चंद्रा काफ़ी फेमस नाम रहा है, मेरे को याद है। और अगर SL इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहाँ काम करती है, किन चीज़ों में काम करती है? ये टोल रोड्स पे काम करती है। टोल रोड्स पे के मतलब जैसे ना टोल रोड बनते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लेती हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करती है, सोलर पावर पैनल पे काम करती हैं, और लगभग कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 100 करोड़ रुपए दिए थे। जब कोई कंपनी मार्केट में होती है तो वो पैसे मांग रही है और देख रहा है, जब उसको पोटेंशियल देखा स्टेट बैंक ने कि यार अच्छा कर रही है, टोल रोड पे काम कर रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही है, तो 100 करोड़ रुपए इसको लोन दे दिए थे। लेकिन अब ये हालात ऐसे नहीं रहे SL इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि वो 100 करोड़ वापस कर पाए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक ही तरीका है कि वो अब जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में और उस पर IBC की धाराएं लगाएगा। जिस दिन ये केस जीतता है SBI, उस दिन IBC के थ्रू इसकी सारी संपत्ति को, यानी SL इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी संपत्ति को जब्त करके बेचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, और उससे जो भी पैसा मिलेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखेगी और उससे अपना बैलेंस शीट मेंटेन करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आज का। 8वां क्वेश्चन है कि रिसेंटली RBI डिसाइडेड टू सेलिब्रेट फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम 14 Feb टू 18 Feb, व्हाट इज द थीम? अभी हाल ही में RBI ने डिसीजन लिया है कि वो वित्तीय साक्षरता दिवस मनाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय साक्षरता दिवस। ये क्या है भाई?
समय समय पे आरबीआई वित्तीय साक्षरता दिवस मनाता है। इसका सीधा सीधा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि लोगों को बैंक के बारे में या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में या फाइनेंस के बारे में जागरूक करना। ठीक है, इस बार की थीम रखी गई है गो डिजिटल गो सिक्योर, गो डिजिटल गो सिक्योर इस बार की थीम रखी गई है। ये 14 से 18 फरवरी को मनाया जाएगा। अब डिजिटल की बात करूं तो अब आप देख ही रहे हो कि बजट में भी और बहुत सारे बैंक भी डिजिटल बैंकिंग में कूद रहे हैं। तो बैंक भी और सरकार भी इसको प्रमोट करता है। रीज़न क्या है कि बैंकों से थोड़ा बर्डन कम होता है, जो नॉर्मल बैंकिंग होती है उससे बर्डन कम होता है और कहीं ना कहीं सिक्योर होता है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर ये अनसिक्योर भी होता है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है फ्रॉड के केसेस भी बढ़ गए हैं, फ्रॉड के केसेस भी बढ़ गए हैं, फ्रॉड ज़्यादा होने लगे हैं। क्योंकि अब क्या है कि अब आपकी लाइफ ना पासवर्ड तक सीमित हो गई है। तो पासवर्ड आप समझ ही रहे हो कि पासवर्ड कभी भी यहाँ वहाँ हुआ या कुछ भी ऐसा होता है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड आप किसी को दे दो, आपका कस्टमर आईडी पता हो तो वो ट्रांजेक्शन कर लेगा। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज़ आता है तो उसके प्लस पॉइंट होते हैं, तो साथ में निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। डिजिटलाइजेशन का भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलों में डिजिटलाइजेशन जो है वो सही है। ठीक है, जैसे आपको बैंक विजिट नहीं करना है, रात में 8 बजे आपको पैसे की जरूरत पड़ गई या आपको कहीं से पैसे मंगाने पड़ गए, तो आप सुबह 10 बजे तक का वेट कर नहीं सकती है कि बैंक खुलेगा तो नेफ्ट करूँगा, आरटीजीएस करूँगा। तो अब अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी है या किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को आपको पैसे भेजने हो, तो रात के 12 बजे भी आपका बैंक खुला है। बैंक तो वैसे फिजिकल बैंक तो बंद है, लेकिन आपके मोबाइल में बैंक चल रहा है। नेट बैंकिंग यूज़ करो, यूपीआई यूज़ कर लो, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, आप पैसे भेज सकते हो। तो डिजिटाइजेशन का सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आरबीआई ने फिलहाल डिसीजन लिया है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाएंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FLW। और ये कब से मनेगा? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे से शुरू हो जाएगा, 18 फरवरी तक चलेगा। तो 14 फरवरी को आप लोग सेलिब्रेट करने के बाद अपना वाला 15 तारीख से लग जाना, चलो एक दिन का छूट ले लो। 14 फरवरी को चलो आप यहाँ वहाँ बहुत बड़े सारे जगहों पर जाना होगा, आपको बड़े सारे लोगों से मिलना होगा, ये वाला आप कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन 15 से 18 तक आप इस डिजिटल लिटरेसी वीक का, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, इन रिसेंट पॉलिसी रिव्यू बाय आरबीआई व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रिटेल इन्फ्लेशन फॉर 2022-2023। हाल ही में आरबीआई ने, हाल ही में क्या, आई थिंक ये आज या कल की बात है, आरबीआई ने इन्फ्लेशन के बारे में बात की है। इन्फ्लेशन बोला है कि जो 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है उसमें क्या रहेगा अपना रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, देखो ये 4.5% प्रोजेक्टेड माना गया है। ये 4.5% 4.5% प्रोजेक्टेड माना गया है, 4.5% प्रोजेक्टेड माना गया है। अब ये इन्फ्लेशन है क्या? देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हिंदी में मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? सीधे सीधे शब्दों में अगर बोले तो पैसे की वैल्यू, ये रहा पैसा और यहाँ रहा सामान। ठीक है, पैसे की वैल्यू कम होना और सामान या चीज़ों की वैल्यू बढ़ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? पैसे की वैल्यू कम होना और सामान की वैल्यू बढ़ना। अब इसको सीधे शब्दों में समझे तो 90-50 में अगर हम जाएंगे तो 90-50 में 1 रुपये की वैल्यू क्या थी भाई? 1950 में आपके जो भी मतलब दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, या जो भी उस जमाने के लोग हैं, उनसे पूछना कि जब आप 1 रुपये मार्केट में लेके जाते थे तो आप क्या क्या लेके आते थे, और आज के डेट में आप 1 रुपये मार्केट में लेके जाते हो तो क्या लेके आते हो। मेरे को लगता है 1 रुपये में वो मिलता होगा आपको, सनसिल्क शैम्पू मिल जाता होगा, या फिर 1 रुपये में ही आता है सनसिल्क शैम्पू, आई थिंक आता है, जिसने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई है। बाकी तो 1 रुपये में आज कुछ आता नहीं। लेकिन अगर 1950 की बात करें तो 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। अगर आप 1950 में अगर आपके पास 10 रुपया हो तो आपको अमीर माना जाने लगा, भाई इसके पास 10 रुपये हैं। आज के डेट में 10 रुपये से अमीर माना जाता है क्या? नहीं माना जाता है। तो रुपए की वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। और ये दिन पे दिन ऐसा ही हो रहा है, चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है और रुपए की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। पेट्रोल आज कहाँ पहुँच गया? 100 के पास पहुँच चुका है। अगर मैं 5 साल 6 साल पहले जाऊँ तो ये 75 के पास आसपास था। तो 75 रुपये में हम क्या ले सकते थे? पहले 1 डीजल पेट्रोल ले सकते थे। आज हमको 75 में 1 डीजल पेट्रोल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो रुपए की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का ये चलती रहती है। और फिलहाल जो माना गया है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में ये माना गया है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है और बढ़ेगी, आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। और इसका कई सारे रीज़न है, बहुत सारे रीजन हैं इसके क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट पेज बताता हूँ, बहुत सारे रीज़न है क्यों ऐसा होता है। देखो कई सारी चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन होता क्यों? पहला रीज़न इसका जो होता है, सबके पास पर्याप्त पैसा हो। एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, और सबके पास 1000 रुपये हैं,
मेरी बात ध्यान से सुनना, एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं और सबके पास 1000 रुपये हैं, कोई चीज़ वहाँ पे बिकनी आई जिसकी वैल्यू है 15 रुपये और वो सिर्फ एक ही है। एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं, सबके पास पर्याप्त मात्रा में 1000 रुपये दे दिए गए हैं और उस हॉल में एक चीज़ बिकने आती है 15 रुपये की, और वो एक ही है, एक ही बंदा ले सकता है, इन 100 लोगों में एक ही बंदा ले सकता है। तो क्या होगा, इस बंदे ने कहा चल मैं 15 रुपये देने को तैयार हूँ, एक बंदे ने कहा चल मैं 15 देने को तैयार हूँ, एक बोलेगा नहीं भाई मैं 16 दे दूंगा इस सामान के लिए, ये मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अगले ने बोला मैं भी पीछे नहीं रहूँगा, मैं 17 दे दूंगा। तो नीलामी वाली एक प्रक्रिया शुरू हो गई। तो क्या हुआ, इस सामान की ज़रूरत सबको है और पैसे भी सबके पास में है, खर्च करने के लिए भी कह रहे हैं ना कि सारे तैयार हैं। तो क्या हुआ, रुपए की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है और इस सामान की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। एक तो पहला रीजन ये हो गया कि सबके पास पैसे हैं, ठीक है। दूसरा, जरूरी सामान और कम प्रोडक्टिविटी। कुछ ऐसा है, मैं मान लेता हूँ तेल की बात कर लेते हैं, सरसों के तेल की बात कर लेते हैं। सरसों का तेल सबको चाहिए, सब्जी बनानी है, पूड़ी तलनी है, सबको चाहिए सरसों का तेल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन रहा 100 kg, मान लेते हैं 100 kg रहा, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी तो कम रही है, लेकिन ये इसकी जो खपत है वो बढ़ गई। अब इसके भाव बढ़ेंगे ना, इस तेल कंपनी वाले के तो भाव बढ़ेंगे कि भैया मेरा तो बिकना ही बिकना है, कोई डाउट ही नहीं कि मेरा सड़ेगा माल, तो मैं तो हाई रेट पे बेचूंगा, है ना, लोगों को जरूरत भी है इसकी। तो इसने रख दिया 115। अच्छा, ये क्या देख रहा है कि 115 पे भी मारा मारी हो रही, इसने कर दिया 120, 120 पे भी मारा मारी, उसने कर दिया 150, लो भाई ले जाओ। तो इसने क्या किया, प्रोडक्टिविटी आपकी कम है, सामान जरूरी सबके लिए है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको इस जो मतलब रुपए की वैल्यू है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे और उस सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कदम उठाती है, और इसी में एक कदम है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का, इससे भी माना जाता है कि इन्फ्लेशन जो है कम होती है, ज़्यादा होती है। रेपो रेट क्या है, देखो रेपो रेट क्या होता है, आप बैंकों से पैसे लेते हो, बैंक आपको पैसे देता है, लेकिन बैंक के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो सबको बांट पाए, तो बैंक भी कहीं से पैसा उधार लेता है। वो कहाँ से लेता है भाई, वो कहाँ से लेता है, वो लेता है आपका आरबीआई से। आरबीआई से बोलता है कि आरबीआई जी हमको पैसे दे दीजिए, हमको मार्केट में पैसे देने हैं। तो आरबीआई कहता है ले जाओ भैया, लेकिन हम तो तुमसे ब्याज लेंगे। आरबीआई कहता है कि हम तो तुमसे ब्याज लेंगे, और ब्याज कितना लेंगे, 4% का। आरबीआई कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जितनी मर्जी उतने ले जाओ, लेकिन 4% का ब्याज लूंगा। तो जब भी कोई बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है तो उसको कहते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसको, रेपो रेट। रेपो रेट का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आरबीआई किसी भी बैंक को पैसे उधार देगा किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। अब आप क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, 4% पे पैसे आरबीआई से लिए, और उसके बाद जब आपको पैसे दे रहा है तो 6% पे दे रहा है। मतलब आप 4% आरबीआई से लिए, 6% पे आपको लोन दे रहा है, ये 2% का मार्जिन है बैंक का बेनिफिट, ठीक है। ये होता है रेपो रेट, वो होता है जिससे बैंक आरबीआई से उधार लेता है और उस पर अपना मार्जिन बना के चलता है और वो आपको उससे देता है और वही मार्जिन कमाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, कई बार क्या होता है कि बैंकों के पास ज़्यादा फंड हो जाते हैं, तो इन पैसे को कहाँ रखे, तो वो रखता है आरबीआई को देता है कि भैया आरबीआई ले जाओ पैसे, हमारे मतलब एक्सेस पैसे हैं, रखो अपने पास में, जब हमें जरूरत होगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो आरबीआई कहता है ठीक है रख दो। तो ये बैंक बोलते हैं कि जब हम आपसे पैसे लेते हैं तब आप हमसे ब्याज लेते हो, है ना। जब मैं आपसे उधार लेता हूँ तो आप हमसे ब्याज लेते हो, और आज जब मेरे पास एक्सेस अमाउंट है और मैं आपको जमा करने के लिए दे रहा हूँ तो मेरा क्या फायदा होगा। तो आरबीआई बोलता है कोई नहीं भाई, ले जाओ ब्याज ले जाओ, हम आपको दे देंगे, कितना ब्याज दे देंगे, 3.5% का ब्याज दे देंगे, ठीक है, 3.5% का ब्याज दे देंगे। तो ये होता है रिवर्स रेपो। रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक ने आरबीआई से पैसे लिए थे तब आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और जब बैंक अपने एडवांस फंड को, मतलब एक्सेस फंड को आरबीआई में जमा करता है और आरबीआई उसके बिहाफ पे ब्याज देता है बैंकों को, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। एक बात याद रखना कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 50 पैसे का अंतर जरूर होता है, और हमेशा रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। फिलहाल आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं 2 से 3 दिन के बाद फिर से फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड सी यू।